वेलकम टू स्टोरी बक्स। तो अब तक हमने देखा था कि किस तरह से मोरान और चिवेंडिंग की शादी हो जाती है और वहाँ के ऑफिशियल्स ब्राइडल चैम्बर में सुहागरात की बातें कर रहे होते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चिवेंडिंग के साथ रहने से अच्छा मोरान इस शादी को छोड़कर भागना ही चाहेगा, लेकिन क्योंकि शिमी अब भी यही है तो वो चाह कर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। और वो सोचता है ये मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। शादी की रस्में करा रही है, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या परवाह कि वो सुहागरात मनाए कि नहीं। और तो और ये सब मुर्दे हैं, बिना मोमबत्ती से हिला तो जाता नहीं इन पे, सुहागरात मनाएंगे। वहीं मोरान परेशान तो था, लेकिन वो चिवेंडिंग के चेहरे की ओर एक बार भी नहीं देख पा रहा था। वो उसे नहीं देख सकता था ऐसे, और ऐसे नाटक करता है कि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा। सुहागरात क्या होता है ये, मुझे तो नहीं पता। और फिलहाल तो बस मोरान चाहता था कि कैसे ना कैसे करके वो मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट से मिल जाए और अपना सारा का सारा गुस्सा उस पर जाके निकाले। और अब वो सेवक सेविकाएं उन्हें खींचकर हॉल में ले आती हैं। वहाँ पर एक ताबूत था जिसे लाल रंग से पेंट करा गया था। वो मामूली ताबूत से तो 2 गुना ज़्यादा बड़ा था और ऐसा ही लग रहा था जैसा उत्तरी पहाड़ पर चैन फैमिली के बड़े बेटे को देखते हुए मिला था। चिवेंडिंग शुरू में तो हेजिटेट होता है, लेकिन बाद में उसे सब समझ आ जाता है। यही हाल मोरान का था और वो राहत की सांस लेता है और मन में सोचता है, हाँ, जाहिर सी बात है, अब मुर्दे ये सब तो कर नहीं सकते। उनकी पहचान क्या होती है, ताबूत में पड़े रहना। तो ये मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट चाहती है कि ये शादी किए हुए जितने भी कपल हैं संग में ताबूत में बंद हो जाएं। और अब वो सेवक सेविकाएं इस बात को कंफर्म भी कर देते हैं। वो कहते हैं पहले दुल्हन अपने कक्ष में जाए। चिवेंडिंग कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अंदर जाके लेट जाता है और सेवक सेविकाएं कहते हैं अब दुल्हन दूल्हे को अपने कक्ष में आने दे। मोरान ताबूत की ओर जाता है और एक पल को उस ताबूत की ओर देखकर अपनी पलकें झपकाता है, क्योंकि चिवेंडिंग ने काफ़ी सारी जगह ले रखी थी। वैसे वो ताबूत बड़ा था, लेकिन इतना भी नहीं कि 2 बड़े आदमी उसके अंदर आ जाएं। वो कैसे न कैसे करके लेटता है, जिसके कारण वो चिवेंडिंग से हल्का चिपका हुआ था और दोनों उस ताबूत में दबे हुए थे। चिवेंडिंग उसकी ओर गुस्से से देखता है और तभी वो सेवक सेविकाएं गाना गाने लगते हैं। श्वेत सम्राट का पानी, लहरें साफ हैं, मृत्यु के बाद भी उनका इरादा एक ही है, अब से वो अंडरवर्ल्ड के साथ ही रहेंगे और एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। गाने के बाद उनमें से एक सेवक उस ताबूत को बंद कर देता है, जिससे कि अब उन दोनों के लिए चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। चिवेंडिंग और मोरान एक ही ताबूत में बंद थे। चिवेंडिंग अपना हाथ बढ़ाता है और अपने हाथ से एक मंत्र पढ़ता है। उसने साउंड ब्लॉकिंग बैरियर का इस्तेमाल करा था ताकि बाहर का कोई उनकी बातें सुन ना सके। ये मंत्र पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, चिवेंडिंग वही कहना चाहता था। वो बोलता है हटो यहाँ से, तुम मुझे दबा रहे हो। मोरान ये सुनकर एक नज़र चौंकता है और मन में सोचता है मेरे ख्याल से यहाँ पर और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे कई ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना? तुम मुझे दबा रहे हो, मैंने थोड़ी ताबूत में बंद करा है। अंदर ही अंदर वो शिकायतें तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने की कोशिश करता है। वो अपने आप को थोड़ा सा हिलाता है ताकि चिवेंडिंग चैन से लेट पाए। चिवेंडिंग कहता है थोड़ा और, मैं अपने पैर सीधे नहीं कर पा रहा। मोरान फिर से हिलता है। चिवेंडिंग कहता है ऐसे ही हिलते रहो, मेरे चेहरे पर क्यों आ रहे हो, अलग हटो। अब मोरान से बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है शिजुन,
मैं इस ताबूत के कोने से चिपक चुका हूँ, और क्या करूँ आपके लिए। और फिर च्यवनलिंग चुप हो जाता है। मोरान कोने में ही पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि इस ताबूत को उठाया जा रहा है। वहाँ के जितने भी सेवक सेविकाएं थे वो उस ताबूत को उठाने लगते हैं, जिससे कि वो ताबूत हिलने लगता है। मोरान अपने कानों से कदमों की आवाज़ें सुनना था। इसका मतलब था कि ये लोग उसे कहीं ले जा रहे हैं। और वो सोच रहा था कि इसी तरह शिमी भी चैनियाओं के साथ बंद होगा और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। च्यवनलिंग के बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे और शक्तिशाली भी। कोई भी बाहर का अंदर की आवाज़ नहीं सुन सकता था, लेकिन वो लोग अंदर से बाहर की आवाज़ सुन सकते थे। मोरान सुन सकता था कि बाहर पटाखे जलाए जा रहे हैं और बैंड बाजे भी। मोरान पूछता है, ये भूतों और राक्षसों के पास बस यही काम बचा है करने को। ये ताबूतों को ले जा कहाँ रहे हैं। ताबूत के अंदर इतना अंधेरा था कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पा रहे थे, केवल एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते थे। और वो च्यवनलिंग की आवाज़ सुनता है, जैसे कि काइडी टाउन की रस्म है तो ये लोग इस ताबूत को उस मंदिर में ही ले जाएंगे जो कि इस टाउन से बाहर है। मोरान सर हिलाता है और ध्यान से सुनने के बाद बोलता है, शिजुन, इन लोगों की चलने की आवाज़ तो और भी भारी होती जा रही है। च्यवनलिंग कहता है, सारे के सारे घोस्ट सब ताबूतों को मंदिर में ले जाएंगे, और अगर मैं सही हूँ तो मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट भी वहीं मिलेगी और अपनी शक्तियाँ जागृत करेगी। मोरान पूछता है, यहाँ पर इतने सारे ताबूत हैं, 100 से ज़्यादा लोग चल रहे हैं, क्या इस काइडी टाउन में किसी को भनक भी नहीं लगती? किसी ना किसी ने तो देखा होगा। च्यवनलिंग कहता है, नहीं, जो ताबूतों को ले जा रहे हैं वो सब घोस्ट हैं, तो आम इंसान इन सब चीज़ों को नहीं देख सकते। मोरान पूछता है, वैसे शिजुन, आपको इतना कैसे पता है? च्यवनलिंग बताता है, मैंने अपनी तियानवेन से उस सेवक से सब पूछ लिया था। मोरान फिर कुछ नहीं कह पाता, लेकिन कुछ देर तक शांत रहने के बाद वो फिर पूछता है, हमने इसी तरह का लाल ताबूत पाया था जिसमें चैन फैमिली का बड़ा बेटा था। आखिर ऐसा क्यों? और अगर ये लोग ये सब करते हैं तो फिर स्पेशली चैन फैमिली के संग ये सब क्यों हो रहा है? एक एक करके सब मर रहे हैं। च्यवनलिंग कहता है, मुझे नहीं पता। मोरान कहता है, हाँ, क्या उस सेवक ने नहीं बताया? च्यवनलिंग बताता है, उसे भी इस बारे में सच नहीं मालूम था। मोरान पूछता है, ऐसा कैसे? च्यवनलिंग कहता है, मैंने ये तुम्हें पढ़ाया था, भले ही उस मंदिर में काली शक्तियाँ हैं, लेकिन अंत में वो शक्तियाँ इसीलिए शक्तिशाली होती हैं क्योंकि ये इंसान उन्हें अर्चना देते हैं। अब मोरान अपनी पिछली ज़िंदगी से सीधा डायरेक्ट इस ज़िंदगी में आया है। और रही बात पिछले जन्म की, तो वो च्यवनलिंग के लेक्चर्स को ज़्यादा ध्यान से सुनता नहीं था और इन्हीं वजह से वो कुछ सामान्य चीज़ें समझ नहीं पाता था। तो उसने सोचा कि इस ज़िंदगी में उसे अपने डाउट्स पूछने चाहिए ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो। और वो पूछता है, अगर वो शक्तियाँ हासिल करते हैं तो उनकी इमॉर्टल बॉडी का क्या? च्यवनलिंग कहता है, पिछले महीने जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जब मैं इमॉर्टल्स, घोस्ट, गॉड्स और डीमंस के बारे में समझा रहा था। मोरान अपने मन में सोचता है, आखिर ये सम्मानित व्यक्ति का पुनर्जन्म है, उसे क्या पता पिछले महीने क्या पढ़ाया। और ये सम्मानित व्यक्ति अपने शिजुन की 10 साल पहले की क्लासेस याद रखे, बस यही बचा उसके पास। वैसे मैंने तब भी कहाँ सुनी थी। तब भी मोरान केवल फालतू की किताबें पढ़ता था और या फिर पूरी क्लासेस में शिमी की ओर देखता रहता था या फिर च्यवनलिंग की गर्दन की ओर कि ऐसा वो क्या करे जिसका गला काट दे। और च्यवनलिंग कोल्डली कहता है,
जब हम घर पहुँचे तो जाना और 6 रील्स ऑफ इनसाइट के पार्ट को 10 बार लिखना। मोरन कहता है हाँ, और मन में सोचता है किसने सोचा था क्लासेस पे ध्यान ना देने का ये नतीजा होगा। और चिवेनिंग बताता है इमॉर्टल्स गॉड्स से अलग होते हैं। गॉड्स जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन इमॉर्टल्स की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उन्हें धरती और इंसानों से जोड़ कर रखती हैं, और वो इस धरती पर इंसानों की मदद करते हैं। मोरन चौंक जाता है और कहता है यानी कि चैन फैमिली के संग जितने भी हादसे हो रहे हैं वो सब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि किसी ने इमॉर्टल से भीख मांगी थी। चिवेनिंग कहता है मुझे लगता है जिसने भीख मांगी वो शायद अब जिंदा नहीं। मोरन अपना मुंह खोलता है और कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन वो पूछ ही नहीं पाता क्योंकि अब वो सेवक सेविकाएं पहाड़ को चढ़ रहे थे, जिससे कि वो ताबूत हिलने लगता है। अब उसके हिलने के चक्कर में मोरन चाहकर भी कुछ नहीं पकड़ सकता था क्योंकि पकड़ने को कुछ था ही नहीं, और वो हिलकर चिवेनिंग की बाहों में गिर जाता है। उसके नाक में लग गई थी और अपनी नाक को सहलाने के बाद वो अपना सर ऊपर की ओर उठाता है। वो कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन हाइतेंग ब्लॉसम की वो खुशबू वो उसको महसूस करता है। वो खुशबू इतनी सुगंधित थी जैसे कि सुबह की कोई धुंध हो। अगर वो बटरफ्लाई फ्रेगनेंस से उस खुशबू को कंपेयर करें तो ये खुशबू काफ़ी पॉजिटिव थी, जिसे कोई भी सूंघे तो अपने आप को शांत और ताज़ा महसूस करे। मोरन अपनी जगह ही जम गया था क्योंकि इस हाइतेंग फ्लावर की खुशबू से जो कि चिवेनिंग में से आ रही थी वो मोरन की चाहत से उलझी हुई थी। एक पल में मोरन के मन में अब गंदे विचार आने लगते हैं। वैसे हम मोरन जैसे जानवर को दोष नहीं दे सकते थे। अब जगह इतनी छोटी थी, ऊपर से वो उस इंसान के साथ फंस चुका था जिसके साथ ना जाने उसने कितनी रातें बिताई हैं। चाहे उसने वो सब बदला लेने को या फिर किसी छिपे हुए प्यार को कोई भी कारण हो, लेकिन सामने वाले का जो सेंट था वो कभी भी बिना मोरन के दिल की धड़कन को बढ़ाए शांत नहीं हो सकता था। और वैसे भी मोरन खुद एक कमीना था। अगर शिमी उसकी सफ़ेद चांदनी था तो मोरन उसे उस तरह से पसंद करता था कि वो उसे बिल्कुल भी छूना नहीं चाहता था। लेकिन चिवेनिंग वो अलग था। उसे उस पर हक जमाना, अपनी सारी हैवानियत निकालना, अपने अंदर के सारे डिज़ायर्स उस तक पूरे करना, उसे ये सब अच्छा लगता था। वो उसे मसलना चाहता था, उसके साथ हर वो हरकत करना चाहता था जो उसे खुश कर सके। इस तरह का आनंद उसे केवल चिवेनिंग से मिलता था। शिमी के संग ये सब करने का वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अपनी पिछली ज़िंदगी में जब भी वो चिवेनिंग को देखता कि उसने अपनी नेक हल्की से निकाली हुई है या फिर वो ज़रा से कोई भी एक्सप्रेशन देता, मोरन सीधा एक्साइटेड फील करने लगता और उस पर अपनी हैवानियत निकालता। वो जो चाहे उसके संग कर सकता था बिना ये सोचे कि चिवेनिंग पर क्या बीतती होगी। उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो चिवेनिंग को अपना मानता था और अब अंत में उसको आदत हो गई थी कि जब भी वो चिवेनिंग की बॉडी के उस सेंट को सूंघता तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता और इसकी डिज़ायर्स वापस जाग जाती। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।